शोधार्थियों, अध्येताओं और प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल साहित्य चिंतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है और आज इसके प्रथम अध्याय के प्रथम प्रकरण पर हम बात करेंगे और उसका शीर्षक है सामान्य। प्राकृत की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम प्राकृत को हम पाली के नाम से जानते हैं, द्वितीय प्राकृत मूल प्राकृत कहलाती है और तृतीय प्राकृत अभ्रंश या अभट्ट के नाम से जानी जाती है। ये हिंदी साहित्य के आरंभ से पूर्व की भाषा है, अभ्रंश। उस अभ्रंश काल में प्राकृत में गाथा काव्य रूप प्रचलित था। उसी तरह से अभ्रंश में दोहा का प्रचलन आरंभ हुआ। शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा निर्धारित करते हुए बताया है कि यह 1050 संवत यानी राजा भोज के समय से हमीर देव तक यानी 1375 संवत तक रहा। इस समय अभ्रंश की रचनाओं में तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाएं शामिल थी। शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाएं हिंदी में 1050 संवत के बाद मिलती है। शिव सिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ है उसमें शिव सिंह सेंगर ने बताया है कि 770 संवत के आसपास पुष्य नामक एक बंदीजन था। उनके दोहे अलंकार ग्रंथ में पाए गए हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। शुक्ल जी ने आदिकाल की दीर्घ परंपरा को 325 वर्ष में समेटा है और उसमें से प्रथम 150 साल जो हैं उनका ये मानना है कि इसमें कोई विशेष प्रवृत्ति नजर नहीं आती। दोहों में धर्म पर, नीति पर, श्रृंगार पर, वीर पर सभी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। उनके अनुसार मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात जो है एक हिंदी साहित्य में विशेष प्रवृत्ति नजर आने लगती है और उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। आपने रासो काव्य का नाम सुना होगा। आदिकाल में रासो काव्य लिखने की एक लंबी परंपरा रही है और इसी परंपरा के अंतर्गत राजसभाओं में जो राजकवि, आश्रित कवि या चारण नीति श्रृंगार की फुटकल दोहे सुनाया करते थे और राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का गुणगान करते थे, उनके गाथाएं सुनाते थे। ऐसी रचनाओं को हम रासो काव्य के नाम से जानते हैं। तो रासो वीर गाथा की एक प्रबंध परंपरा है और इसी आधार पर उन्होंने इसका नामकरण वीर गाथा काल कहा। शुक्ल जी ने पहली बात तो ये बताई कि 325 साल की आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा में जो रासो काव्य लिखे गए उसी के आधार पर इसका नामकरण वीरगाथा काल किया गया। दूसरी बात, वह इस ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि चूंकि यह समय काफी प्राचीन है, इसलिए जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है उसमें तो कुछ संदिग्ध हैं और कुछ असंदिग्ध हैं। जो असंदिग्ध सामग्री है यानी जिस पर शक नहीं किया जा सकता, वो प्रायः अभ्रंश यानी प्राकृताभास हिंदी में लिखा गया है। यहीं पर पुनः वो प्राकृताभास हिंदी को समझाते हुए कहते हैं कि प्राकृताभास हिंदी वही हिंदी है जो ठीक उस समय बोलचाल की भाषा नहीं थी और अपने समय से पहले की साहित्यिक भाषा से पुराने शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और जो कई साल पुराने या पहले इस्तेमाल किए जा रहे थे, और बोलचाल की भाषा जो उस समय इस्तेमाल हो रही थी उसका सारा रूप इन कवियों ने नहीं उठाया। आदिकाल के प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने 3 कवियों का जिक्र किया है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक कवि थे शारंगधर। इन्होंने हमीर की वीरता का वर्णन अपनी भाषा में किया है। दूसरी ओर उन्होंने खुसरो मियाँ का जिक्र किया है
उनकी पहेलियां, उनकी मुकरियां काफी चर्चित रही। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। शुक्ल जी ने प्रकरण 1 में विद्यापति की भाषा पर चर्चा की है। विद्यापति 15वीं शताब्दी के मध्य एक महाकवि थे। इन्होंने अपनी रचनाएं 2 तरह की भाषाओं में लिखी, एक पुरानी अपभ्रंश भाषा और दूसरी बोलचाल की देशी भाषा। कबीर ने भी जिस अटपटी बोली में अपने दोहे कहे वह खड़ी बोली के निकट थी। अगिन जो लागी नीर में, कदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। विद्यापति ने 2 भाषाओं का उपयोग किया और दोनों भाषाओं के बीच जो भेद है उसे स्पष्ट किया। देसिल बाना सब जन मीठा, ते तैसन जपऊं अवहट्ठा। इसका अर्थ ये है कि बोलचाल की देसी भाषा सबको मीठी लगती है। इसी तरह विद्यापति भी देसी भाषा के मिले जुले रूप अपभ्रंश में अपनी रचनाएं लिखते हैं। इस प्रकरण के अंत में शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि विद्यापति ने जिसे देशी भाषा कहा है, यानी प्रचलित बोलचाल की भाषा, वो आने वाले प्रकरणों में देशी भाषा को इसी अर्थ में प्रयोग करेंगे। स्मरणीय तथ्य में हम बात करेंगे संवत की। आपने देखा होगा कि शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में ईस्वी के स्थान पर संवत का प्रयोग किया है। ईस्वी में अगर 57 जोड़ दें तो वह संवत बन जाता है। विक्रम संवत का आरंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। विक्रम संवत में 12 महीने होते हैं और 7 दिन होते हैं। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। इसके महीनों में 28, 29 या 30 दिन होते हैं और हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे मल मास या अधिक मास कहते हैं। शुक्ल जी के पुस्तक पर आधारित आदिकाल का प्रकरण 1 यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी आदिकाल के प्रकरण 2 पर आधारित होगी, जिसमें चर्चा का विषय होगा अपभ्रंश काव्य। धन्यवाद।